आज हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले संख्या और अंक के बारे में जानेंगे। एकदम जीरो से लेके बेसिक तक जानेंगे, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी उपयोगी होगा। उसके बाद इसकी प्रश्नावली के सवालों को हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले होता है कि अंक क्या है। अंक जो होता है एक प्रकार का प्रतीक माना जाता है। गणित में जो होता है अंक जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, प्रतीक माना जाता है। जैसे अंक क्या है, अंक वे प्रतीक होते हैं जो किसी भी गणना प्रणाली में मानों को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अंक वे प्रतीक होते हैं जो किसी भी गणना प्रणाली में मानों को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कौन भी गणना हम लोग करते हैं, कोई भी गणना हम लोग करते हैं तो अंक का उपयोग करते हैं कि इसका मान क्या होगा। अगर मान के चलो किसी चीज का मान हमको प्राप्त करना है तो अंकों का ही उपयोग हम लोग करते हैं उसका मान गणना करने के लिए। तो अंक जो होता है, जिस प्रकार भाषा लिखने के लिए वर्णमाला की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार किसी भी भाषा चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, हिंदी का भी भाषा हम लोग लिखते हैं तो दो प्रकार के वर्णों का उपयोग करते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उसी प्रकार यदि इंग्लिश का भाषा हम लोग लिखते हैं तो हम लोग 26 प्रकार के स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार किसी प्रकार की जिस प्रकार भाषा लिखने के लिए वर्णमाला की आवश्यकता होती है, उसी तरह संख्याओं को लिखने के लिए अंकों की आवश्यकता होती है। अब जिसे मान के चलो कि ये 25 क्या है, ये एक संख्या है जो 2 और 5 ये दोनों अंकों से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। ये 25 जो है एक संख्या है जो दो अंकों से मिलकर बनी हुई है, एक 2 और एक 5। तो यहां हमने यही लिखा है कि जिस प्रकार भाषा लिखने के लिए वर्णमाला की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी भी संख्याओं को लिखने के लिए अंकों की आवश्यकता होती है। अब देखो अंक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। अंक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है सार्थक अंक, और दूसरा होता है असार्थक अंक। सबसे पहले इससे पहले होता है कि कुल अंक जो होते हैं, कुल अंकों की जो संख्या होती है, अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, संख्या जो होती है 10 होती है। 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये कुल 10 प्रकार के अंक होते हैं। इन्हीं 10 अंकों में 2 प्रकार के अंक होते हैं। एक होता है सार्थक अंक और एक होता है असार्थक अंक। सार्थक अंक जो होते हैं 1 से लेके ये टोटल जो होते हैं, ये टोटल जो है सार्थक अंक की श्रेणी में आते हैं। 1 से लेके 9 तक के अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। 1 से लेके 9 तक के अंकों को क्या कहा जाता है, सार्थक अंक कहा जाता है। और असार्थक अंक जो होता है 0 होता है। सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। असार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। सार्थक और असार्थक अंक 2 प्रकार के अंक होते हैं। अब होता है सार्थक अंक जो होता है, सार्थक
अंक जो होता है, अंकों की संख्या जो होती है, सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। और वो 9 कौन कौन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 को सार्थक अंक की श्रेणी में आते हैं। अब एक होता है असार्थक अंक। असार्थक अंक, असार्थक अंकों की संख्या, अंकों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। और वो कौन होता है? शून्य होता है। शून्य जो होता है असार्थक अंक होता है। अब देखो संख्या और किसे कहते हैं? सबसे पहले होता है संख्या किसे कहते हैं? तो अंकों के समूह से बनी हुई अभिव्यक्ति को क्या करते हैं? संख्या करते हैं। अंकों के समूह से बनी हुई अभिव्यक्ति यानी जिसका निर्माण होता है उसी को संख्या कहते हैं। अगर मान के चलो कि 2 और 5 ये 2 अंक है, यदि 2 और 5 दोनों को एक साथ कर दिया जाता है तो 25 जो होता है एक प्रकार की संख्या है जो 2 अंकों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन अंक है? एक 2 है और एक 5 है। अगर मान के चलो कि 12,576 लिख दिए, 12,576 लिख दिए, तो ये जो होता है एक प्रकार की संख्या है अंकों के समूह से। इसमें कि कौन कौन अंक है? 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, 6 है और सारे अंक एक साथ एकजुट हो गए, एक प्रकार की संख्या का निर्माण किए जिसे हम लोग दहलाकर क्या बोलते हैं? 12,576। इस ब्रह्मांड में इन्हीं 10 अंकों के बारे में हमको पढ़ना है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती है जो इन 10 अंकों से हटकर किसी अंक से बनी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इन्हीं सारे अंकों के बारे में पढ़ना। अब आगे अलग अलग अंकों को लिखने के तरीके होते हैं। कोई द्विधारी अंक से जो समूह संख्याएं बनती है उनको अलग अलग प्रेजेंट करने का, अलग अलग लिखने का तरीका होता है। कोई दार्शनिक प्रणाली में लिखी जाती है, कोई द्विधारी में लिखी जाती है, कोई ऑक्टाहेड्रल में लिखी जाती है, अलग अलग, कोई हेक्सागोनल में लिखी गई है, कोई टेट्राहेड्रल में लिखी गई। ये अलग अलग लिखने का तरीका होता है। संख्याओं को प्रदर्शित करने का, दर्शाने का अलग अलग सिस्टम होता है। अब होता है कि अंकों के समूह से बनी हुई अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब ये होता है कि अंक और संख्या में क्या अंतर है? अगर कोई अंक और संख्या में क्या अंतर है, तो अंक और संख्याओं में क्या अंतर है? अंक जो होता है उनकी संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। अंक और संख्या में क्या अंतर है? तो यहां हो गया अंक और ये हो गया संख्या, ये हो गया संख्या। अंक जो होता है एक प्रकार का प्रतीक माना जाता है और संख्या जो होता है अंकों का समूह होता है। अंकों का समूह होता है। अंकों का क्या होता है? समूह। इसकी संख्या जो होती है ना निश्चित होती है, नियत होती है। इसकी संख्या नियत होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं, लेकिन इसकी संख्या कोई निश्चित नहीं है। अलग अलग मैथमेटिक्स की बुक जो है अलग अलग संख्याओं को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किए हैं। अलग अलग संख्याओं को अलग अलग, ये सबसे दो जो डिफरेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अंक जो होता है एक प्रकार का प्रतीक होता है और संख्या जो होता है अंकों का समूह होता है। इसकी संख्या नियत होती है, माने निश्चित होती है कि 10 होता है और इसकी संख्या नियत नहीं होती है। अब होता है कि संख्याओं के प्रकार, हमको क्या पढ़ना है अब? संख्याओं के प्रकार। क्लास 10 का जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, अब वहां पर धीरे धीरे हम लोग
आएंगे प्रॉपर्टी के हिसाब से। संख्याओं के प्रकार, संख्या जो होती है कितनी प्रकार की होती है? तो आधुनिक गणित के अनुसार पहले तो इसी प्रकार हो जाता है, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तमाम प्रकार की संख्याओं को वर्गीकृत कर दे। लेकिन अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि संख्या जो होती है, संख्या यह मुख्यतः दो प्रकार की, यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है सम्मिश्र संख्या। ये जो सम्मिश्र संख्या होती है, ये क्लास 11th में पढ़ना है। ये सम्मिश्र संख्या क्या है? ये जो संख्या होती है इसको सूचित किया जाता है z से, और ये संख्या होती है z बराबर a प्लस क्या होता है ib, a प्लस ib के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है। और वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इसमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशन, अलग क्लास में हम लोग जाएंगे स्टैंडर्ड क्लास में, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है। लेकिन अब यहाँ हम लोग वैसे नहीं, सारी संख्याओं के अंतर्गत, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सारी संख्याओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ जो होता है, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जैसे संख्या हम लोग ने क्या किया है, पहला संख्या को दो वर्गों में वर्गीकृत किया है। पहला क्या है, वास्तविक संख्या, और दूसरा क्या है, काल्पनिक या सम्मिश्र संख्या। ठीक है। अब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम लोग को क्या पढ़ना है, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या, रूढ़ संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, उसके बाद सब अभाज्य संख्या, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, उसके बाद पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, इन तमाम सारी संख्याओं के बारे में हमको पढ़ना है। तब जाके हम लोग क्या करेंगे, ये चैप्टर जो आता है 10 क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, और यह चैप्टर जो होता है संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक का परिभाषा हम लोग देखेंगे। पूर्ण संख्या, शून्य सहित सभी गिनती की सारी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित गिनती
की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे जीरो से लेकर, जीरो से शुरू होकर ये क्या करती है, अनंत तक जाती है। दूसरा होता है प्रकृत संख्या, गिनती की संख्या कहलाती है, गिनती की संख्या माने जो काउंट हो सके ओकरा का प्रकृत संख्या कहा जाता है। लेकिन एक बात याद रखना है यहाँ पे, अभी तो बहुत कुछ बताएंगे कि गिनती की संख्या जो होती है वो हमेशा निगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो प्रकृत संख्या जो होता है हमेशा इसका मान पॉजिटिव लिया जाता है, निगेटिव नहीं। निगेटिव जहां हुआ तो ये प्रकृत संख्या नहीं हो जाएगा, अब ये कहां चला जाएगा, पूर्णांक संख्या में चला जाएगा। ठीक है। अब सम संख्या जो दो से क्या हो, भाज्य, जो दो से पूरी पूरी कट जाती है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब विभाज्यता का नियम इसी में बताएंगे कि कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या जो दो से 9 कटे, या वो किससे कटता है, वो या तो एक से कटेगा और ना तो वो अपने आप से कटेगा। रूढ़ संख्या, तो रूढ़ संख्या को अभाज्य संख्या भी कहा जाता है, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कहलाते हैं। पूर्णांक संख्या क्या है, शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, या जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जाता है। ये क्या है, प्लस इंफिनिटी, ये क्या है, माइनस इंफिनिटी, ये क्या है, 0। इधर संख्याएं जो जाएगी ये क्या होंगी, माइन निगेटिव होती है, और ये जो इधर की संख्याएं जो जाएगी सब क्या होती है, प्लस भी की, और यहाँ क्या होगी, यहाँ जो होगा माइनस भी। तो जो इसका परिभाषा एक और भी हम लोग बना सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट की जाती है, दर्शाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, अब बोर्ड में पूर्णांक संख्या कहलाता है। बोर्ड में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से उठाता है, लड़का का खोजता है कि मतलब HCF और LCM निकालने के लिए यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है, किसका युग्म प्रकृत संख्या है, किसका युग्म प्रकृत संख्या नहीं है, कौन परिमेय संख्याओं का एक उदाहरण है और कौन परिमेय संख्याओं का उदाहरण नहीं है। अगला है अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसके अभी बताए केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है। अब सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, को प्राइम नंबर। तो सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, सह अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, सह अभाज्य संख्या उसको कहा जाता है जिसका HCF केवल का हो। ठीक है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां क्या होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब कोई पूछे कि Q नॉट इक्वल टू क्यों 0, तो Q यदि 0 के बराबर हो गया तो संख्याएं परिभाषित नहीं हो। अपरिमेय संख्या वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन, तो अब हम लोग को पढ़ना है पहला वास्तविक संख्या। वास्तविक
संख्या। 10 क्लास का पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या होता है? वैसी संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का संग्रह होता है। वैसी संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का संग्रह होता है, ये जो होता है इसमें क्या होता है? परिमेय, इसमें जो होता है परिमेय और प्लस का होता है अपरिमेय, दोनों संख्याएं होती है। और ये दोनों संख्याएं जो होती है वास्तविक संख्याओं का रूप ले लेती है यदि दोनों एकजुट हो गई तब। अब हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या में क्लास 10 के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है HCF, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन। तो ये ध्यान देना है कि यूक्लिड विभाजन होता क्या है। देखो सबसे पहले ध्यान दो, यूक्लिड जो थे एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। उन्होंने क्या किया कि जो भाग HCF निकालने की एक कहानी के तौर पर सुना रहे हैं, यूक्लिड विभाजन होता क्या है। जो यूक्लिड विभाजन होता है, यूक्लिड एक महान गणितज्ञ थे। इन्होंने जो भाग द्वारा HCF ज्ञात करने की लंबी विभाजन प्रक्रिया थी उसको समाप्त करने के लिए एक व्यंजक प्राप्त किया। वह व्यंजक क्या था? A बराबर BQ प्लस R, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R लेस देन। इन्होंने यह व्यंजक प्राप्त किया। इन्होंने क्या किया कि यह व्यंजक प्राप्त किया और इस व्यंजक का नाम ही अपने नाम पर रख दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी को कहा जाता है या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक, लेकिन एक बात सोचने वाली है कि यह सत्य कब होता है? यह सत्य तब होता है जब इसमें R का मान 0 हो जाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सत्यता तब साबित होता है जब इस R का मान क्या होता है? 0 के बराबर होता है। दूसरी बात कि ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, चाहे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ये किस पर आधारित है? तो ये जो होता है ना शेषफल प्रमेय पर आधारित है। शेषफल प्रमेय पर आधारित है। शेषफल प्रमेय क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तुलना यदि हम करेंगे, इसी चीज को उन्होंने क्या किया था? मॉडिफाई किया था। भाज्य को क्या मान लिए? A, भाजक को B, भागफल को Q और शेष को। और इन सबको यदि एकजुट करके लिखेंगे अलग अलग तो BQ प्लस का हुआ R। तो इसी को यह किस पर आधारित है? इससे क्या है? ये शेषफल प्रमेय पर आधारित है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है शेषफल प्रमेय पर आधारित है। अब इसके आगे अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।